हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का और इसका ये पार्ट 5 है। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चों एक बात, मैंने पिछली बार पार्ट 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 थी, तो परमाणु क्रमांक पूछा था, और द्रव्यमान संख्या 35 दी थी और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो बच्चों उसका जो आंसर था वो आंसर था परमाणु क्रमांक जो आएगा यानी एटॉमिक नंबर, वो उसका आंसर था 17। और जो न्यूट्रॉन की संख्या थी, इसे पी भी लिखते हैं हम, और न्यूट्रॉन की जो संख्या थी यानी एन, वो थी 18। और बच्चों मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम उसका नाम बोलेंगे जो आंसर देगा, तो जो इस बार आंसर दिया था वो दिया था युवराज ने। इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये कौन से सिटी से हैं। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ वीडियो में कि अगर आपने अपना नाम मेंशन करा है तो आप अपना सिटी या स्टेट भी इसमें ज़रूर दें, तो हम वो भी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, पार्ट 4 में जो हमने पढ़ा था, रदरफोर्ड के मॉडल के दोष पढ़े थे। उसके अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों रदरफोर्ड के जो मॉडल के दोष थे, वो 2 दोष आए थे हमारे पास। पहला दोष ये था कि वो कह रहे थे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नाभिक है, उसका नाभिक के चारों तरफ घूमता है, कक्षाओं में घूमता है। उन्होंने कक्षा नहीं बताई पर्टिकुलर, उन्होंने कहा किसी भी कक्षा में घूम सकता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल का सिद्धांत था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यानी कोई आवेशित कण जिस पे आवेश हो, वो किसी नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा क्षय करता है, यानी ऊर्जा धीरे धीरे उसकी खत्म होती जाती है और फिर वो गिर जाता है। पर उन्होंने रदरफोर्ड के भी उस पे मॉडल पे ये बात अप्लाई करी, पर रदरफोर्ड इस बात की कोई दूसरी उनको रिप्लाई नहीं दे पाए, उन्हें नहीं बता पाए, नहीं प्रूव कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ना वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना अपनी ऊर्जा को ख़त्म करे घूमे जा रहा है एक ही जगह पे। वो ये बात नहीं कंफर्म कर पाए उन्हें। दूसरा जो था वो था बच्चों की, वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछला वीडियो देखो। स्पेक्ट्रम, मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया था। उन्होंने कहा था कि स्पेक्ट्रम उन्हें सारे नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें कुछ ही मिल पा रहे थे, कुछ नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद अब उनके जो दोष आए, उसके बाद बच्चों बोर का मॉडल आया, नील बोहर भी मिलेगा आपको कहीं कहीं पे। तो उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने उनके जो सारे दोष थे उनको भी दूर किया और नई एक थ्योरी रखी, नया एक सिद्धांत लाए वो, जो काफ़ी हद तक सही था। ऐसा नहीं कि इनके में कमी नहीं निकली थी, इनके में भी निकली बच्चों बहुत बाद में, और वो कोई मॉडल के थ्रू नहीं निकली, वो और खोज हुई उसके बाद निकली। लेकिन इनका मॉडल बहुत हद तक सबसे एक तरीके से बेस्ट था अब तक का, ये मॉडल जो अब तक पेश हुए थे उसमें। तो देखो बच्चों नील बोहर ने क्या कहा था, मैं पहले से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। देखो बच्चों नील बोहर ने क्या कहा, नील बोहर ने कहा कि एक नाभिक है, ये बात उसकी रदरफोर्ड की ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मतलब गोल, एक तरह से गोल गोल घूम रहा है उसके चारों तरफ, वृत्तीय गति कर रहा है उसके चारों तरफ, ये बात भी ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी भी कक्षा में घूम सकता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं घूम सकता। जैसे हम जानते हैं परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं इस तरीके से, है ना, मैं छोटा सा ऐसी बना रही हूँ, इसमें छोटी छोटी कक्षा होती है, सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणांक हो, NH/2π का पूर्ण गुणांक हो, वो सिर्फ उसमें घूम सकता है, बाकी में वो नहीं घूम सकता। ठीक है, जो पर्टिकुलर उसके लिए कक्षा डिसाइड कर दी गई कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, इस वाले का इतना संवेग है तो सिर्फ इसी में घूम सकता है, दूसरे में नहीं घूम सकता। तो उन्होंने कहा सिर्फ वो उसी में घूमेगा, और जिस समय वो NH/2π वाले संवेग वाली कक्षा में घूमेगा उस समय ना तो वो किसी तरीके की ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित कर सकता है, ना यानी कि कोई ऊर्जा ले नहीं सकता, कोई ऊर्जा दे नहीं सकता, यानी ना अवशोषित करेगा ना उत्सर्जित करेगा। उस समय पे ना वो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना उत्सर्जन करता है। उन्होंने ये बात बोली, तो इससे रदरफोर्ड की वो कमी दूर हुई कि क्यों हो रहा था ऐसा कि एनर्जी क्षय हो रही थी वहाँ पे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ बोहर ने कर दी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो नहीं करता वो एनर्जी का, मतलब ऊर्जा का शोषण और उत्सर्जन नहीं करता है। फिर बच्चों दूसरी बात उनकी रेखीय स्पेक्ट्रम वाली जो बात थी, उन्होंने कहा रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो बच्चों बोहर ने एक बात और बोली, बोहर ने कहा कि
इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले भी सकता है और दे भी सकता है। अब बात यहाँ आती है, अभी तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का ना शोषण करता है ना उत्सर्जन करता है, फिर वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो ऊर्जा ले भी सकता है दे भी सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है कि अगर वो उस अपनी कक्षा के अंदर है, अगर वो कक्षा के अंदर है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता, ना ऊर्जा ले सकता है ना दे सकता है। परंतु अगर उसने ऊर्जा ली है या ऊर्जा दी है तो उसे अपना वो कक्षक छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर वहाँ से उस कक्षक से या तो ऊपर वाले कक्षक में जाना पड़ेगा या नीचे वाले कक्षक में। इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये जो हमारे कक्षक होते हैं इसकी ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल कक्षक आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनमें ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे इस वाले की 13.6 ईवी है, इस वाले की ये माइनस में होती है, -3.6 ईवी करीब होती है, एक 1.5 ईवी होती है। फिर जो फोर्थ वाला होता है, इसके ऊपर फोर्थ वाला आएगा, उसकी -0.5 ईवी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईवी का मतलब यहाँ पे। इन सब की क्या है, ये एनर्जी, इनकी ऊर्जाएं निश्चित हैं, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन इस 13.6 ईवी वाले में है और वो इसमें गति कर रहा है। अब अगर उसे कहीं से एनर्जी मिले, ठीक है, एनर्जी उसे मिले और उसे इतनी एनर्जी मिले कि वो इस वाले में जा सके, तो बच्चों वो इससे एनर्जी लेगा और ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसे आप उच्च ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, में चला जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि जैसे कि लेकिन अगर ऐसा हो कि क्या हो कि उससे एनर्जी इससे कम मिल रही हो, ठीक है, कि उससे इससे कम मिल रही हो, अब इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी के लिए गैप तो है नहीं, तो कहाँ से होगा, तो वो कैसे छोड़ सकता है अपनी। इस तरह से समझो आप कि आपको एक क्लास में बिठाया गया, वहाँ पे कह दिया गया कि जिसके 70% आए वो पीछे बैठेगा, 80 आए वो इधर, 90 वाला थोड़ा और आगे, 100 वाला बिल्कुल मतलब 98 95 वाला बिल्कुल आगे बैठेगा, 75 85 के लिए कोई जगह नहीं है। अब कोई आपसे 80 वाले से कह रहा है कि तू ऊपर वाले में जा सकता है, कोई 80 वाले से कह रहा है कि तू 90 वाले में जा सकता है, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 5 नंबर दूंगा, अपने 5 मार्क्स दे दूंगा। तो अब 5 मार्क्स का मतलब वो 85, अब 85 के तो कोई सीट डिफाइन ही नहीं है, तो ना तो वो बेचारा 80 पे रहेगा ना 90 पे, तो वो 5 नंबर लेगा ही क्यों, वो लेगा तो सीधे 10 लेगा। तो वही इसके साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ, कि वो कब एनर्जी लेगा, जब उसे इतनी मिले कि या तो वो इसमें आ पाए या इसमें आ पाए या इसमें आ पाए, या इनके बीच की कोई एनर्जी मिलेगी तो वो तो उसके काम की नहीं, क्योंकि ना वो इसमें रह पाएगा ना इस पे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस हिसाब से लेता है जितनी उसे चाहिए होती है। तो स्पेक्ट्रम की बात यही थी। उन्होंने कहा स्पेक्ट्रम में आप कह रहे हो आपको कुछ एनर्जी की रेज नहीं मिल रही, तो जो नहीं मिल रही उनका मतलब ये है कि उन्हें अवशोषित कर लिया गया। इलेक्ट्रॉन को उसकी ज़रूरत थी, उनने ले ली, उसे 10 नंबर चाहिए थे, वो 10 नंबर लेके आगे बढ़ गया। लेकिन जो 5 वाला था, 5 नंबर जिसे मिल रहे थे उसे नहीं लेने थे, तो उसने वो यूज़ नहीं किए, उन्हें लिए ही नहीं, वो उन्हें बाहर निकाल दी। स्पेक्ट्रम में वो रेखाएं बाहर दिख गई और वो जो उन्हें यूज़ करनी थी वो नहीं दिख पाई। तो बच्चों ये बातें थी कुछ जो उन्होंने कही थी, और भी बातें बोली, वो अब हम देखते हैं। ये तो थे फिलहाल जो उन्होंने दोषों को दूर किया। अब हम देखते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल था क्या। तो देखो बच्चों, नील बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लांक क्वांटम सिद्धांत, यानी प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी, उन्होंने उसके अनुसार अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। प्लांक की क्वांटम थ्योरी अभी आपने नहीं पढ़ी है, आगे मैं आपको प्लांक की क्वांटम थ्योरी और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत वगैरह भी पढ़ाऊंगी। आप थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आगे आप पढ़ेंगे उसे। तो देखो उन्होंने क्या क्या कहा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बंद वृत्तीय कक्षाओं में वो घूम रहा है, उन्होंने कहा कक्षाएं बंद है, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी कि वो घूम रहा है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी h/2π का पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणक मतलब बच्चों कि ये n की जगह यहाँ पे NH/2π आप लिख लो। n यहाँ पे पूर्ण गुणक की संख्या होगी, n = 1 हो सकता है, 2 3 4, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 है 1.6 है, वो पूरा होल नंबर होगा, एक पूर्णांक होगा, एक 1 2 3 4, तो ये पूर्ण गुणित होता है। अब बच्चों यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में u वेग से घूमता है, तो यहाँ पे v वेग कर लो, v वेग से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = NH/2π हो जाता है। ये बात, ये एक एक्सप्रेशन है, एक नियम, एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ बच्चों। देखो
अब क्या होता है यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ये कोणीय संवेग है NH/2 पाई, ठीक है, कोणीय संवेग, संवेग मतलब पी, हम इसे डेल्टा पी से शो करें, NH/2 पाई, ठीक है, कोणीय संवेग है, इस संवेग से वो घूम रहा है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ घुमा कौन रहा है, नाभिक के चारों तरफ कौन घुमा रहा है उसको, कोई बल, कौन सा बल घुमा रहा है, अभिकेंद्रीय बल। हो सकता है ये आपने 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप 12th में पढ़ेंगे बच्चों। एक बल होता है अभिकेंद्र बल जिसे कहते हैं, वो क्या काम करता है कि वो इन दोनों के बीच में जो बल है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल है, इस बल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो अभिकेंद्रीय बल में कन्वर्ट कर देगा, और वो अभिकेंद्रीय बल से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो बच्चों वो अभिकेंद्र बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है MVR, उस वाले फोर्स का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, अभिकेंद्र बल में, तो इससे मतलब हुआ NH/2 पाई इक्वल्स टू MVR। यहाँ से उन्होंने ये एक एक्सप्रेशन दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थायी कक्षा में घूमता है तब तक वह ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि अगर वो अपनी स्थायी कक्षा में है, इसे स्थायी कक्षा कहते हैं जिसमें वो घूम रहा होता है, जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है, वो स्थायी कक्षा है। अगर वो उसमें घूम रहा है तो ना वो ऊर्जा ले सकता है ना दे सकता है, ना अवशोषण करेगा ना उत्सर्जन करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बात बोली, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से दूसरी स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर में कूदता है, यानी कि वो अपनी कक्षा छोड़ के किसी दूसरी कक्षा या दूसरे ऊर्जा स्तर बोलते हैं, मैंने बताया आपको, इसे कूदता है, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा अंतर, यानी पहली कक्षा में जो ऊर्जा है और उस दूसरी में जो ऊर्जा है, अवशोषित तथा उत्सर्जित विकिरण के रूप में निकलती है। यानी कि क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है या दी है तो क्या होगा, वो एक किरण के रूप में, एक रेडिएशन के रूप में बाहर निकलता है। जैसे कि आपकी एक्स किरणें हुई, गामा हुई, अल्फा, बीटा, बच्चों ये सब इलेक्ट्रॉन के अवशोषण और उत्सर्जन से ही बाहर निकल रही हैं। ये पूरा एक अलग चैप्टर है आपका फिजिक्स में, आप इसे और डीपली पढ़ेंगे कि कैसे करके ये बाहर निकल रही है, कैसे हो रहा है। फिलहाल इतना समझिए कि क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में जाते हुए अपनी ऊर्जा का अवशोषण करता है या उत्सर्जन करता है तो विकिरण बाहर निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। वही किरणें हम कहते हैं कि एक्स किरणें निकल रही हैं या फिर अल्फा निकल रही, बीटा, गामा, वो सब किरणें निकलती हैं इसमें से, ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि E2 - E1 यानी डेल्टा ई, यानी दूसरी वाली कक्षा की ऊर्जा माइनस पहली वाली कक्षा की ऊर्जा, ई यहाँ पे ऊर्जा है, डेल्टा ई बराबर होगी H म्यू के। बच्चों H यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, और म्यू यहाँ पे आवृत्ति है किसकी, जो विकिरण निकलता है, विकिरण की आवृत्ति, ठीक है, विकिरण की आवृत्ति। अब जिन्हें नहीं पता होगा मैं उन्हें बता देती हूँ कि आवृत्ति यानी एफ, भी आपने बचपन में एफ पढ़ा होगा आवृत्ति को, लेकिन आप म्यू लिखते हैं इसे, म्यू इक्वल्स टू होता है C/λ। C यहाँ पे वेग है, वेग आप v भी लिख सकते हो। C यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों C प्रकाश की चाल होती है, C को हम प्रकाश की चाल से दिखाते हैं। तो ये जो किरणें होती हैं एक्सरेज और अल्फा, बीटा, गामा, ये सब निर्वात में भी चल सकती हैं, तो निर्वात में ही प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम C लिखते हैं। अदरवाइज आप v भी लिख सकते हो, v मतलब वेग, बट लैम्डा क्या है यहाँ पे, उस किरण की तरंग दैर्ध्य है। तो ये उसकी एनर्जी के लिए है कि डेल्टा ई बराबर होती है H म्यू के, H म्यू के। अच्छा बच्चों, अब एक नोट पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं, इसे परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। यानी परमाणु हमेशा कौन सी ऊर्जा स्तर में रह जाता है, नीचे वाले में। अगर आपने उसे ऊपर भेजा भी है ऊर्जा लेके, दूसरे ऊर्जा स्तर में, ऊंचे वाले में चला भी गया वो, यानी उच्च ऊर्जा स्तर यानी एक ऊपर वाले में, तो क्या होता है वो वापस से नीचे वाले में आ जाता है और उस एनर्जी को रेडिएशन के, विकिरण के रूप में बाहर निकाल देता है। उसे परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है तो परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अगर एनर्जी मिली और वो ऊपर वाली कक्षा में चला गया तो उत्तेजित अवस्था, और अगर उसने एनर्जी जिसमें वो था वो उसकी मूल अवस्था होती है, और वो मूल अवस्था में लौट भी आता है कब, जब वो ऊपर वाली में गया, उनने फिर वापस आना चाहता है वहाँ से, तो वो अपनी एनर्जी जो उनने ली थी उसे त्याग देता है, उसे रिलीज कर देता है, रेडिएशन के रूप में वापस आ जाता है। अब बच्चों एक आप पॉइंट्स देखने, कुछ ये नोट पॉइंट्स हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको प्रूफ नहीं कराए जाएंगे क्योंकि प्रूफ कराने के नहीं हैं, ये आपके 12th में प्रूफ कराए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। बोर की कक्ष की त्रिज्या, यानी किसी परमाणु के लिए, सबके परमाणु के कक्ष की त्रिज्या क्या होती है, R इक्वल्स टू, R त्रिज्या है यहाँ, n² h² अपॉन 4π² mze²,
एन यहाँ कक्ष की संख्या है, जो भी कक्ष है, पहला है, दूसरा है, कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहेगा, एच प्लांक कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया, और जेड क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। तो बच्चों अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालते हो, यानी कि आप हाइड्रोजन के लिए बात करो, H1 रख लो, N1 रख लो, तो जो इसकी त्रिज्या निकल के आती है वो आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है MCQ में, इसलिए मैंने आपको बताई है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके अलावा बच्चों इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो E = -2π² mze² e⁴ होती है। सब वैल्यूज वही हैं, m द्रव्यमान, z परमाणु क्रमांक, ये कक्षा की संख्या, e आवेश इलेक्ट्रॉन पर। और बच्चों अगर आप अर्ग में निकालेंगे -2.179 × 10⁻11, और अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करो तो -2.179 × 10⁻8 जूल, या -13.6 EV भी लिख सकते हो आप। तो -2.179 × 10⁻18 जूल या -13.6 EV। अगर अर्ग में आपको लेनी है तो 10⁻11 हो जाएगा 18 की जगह। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना अगर हम करें, ये मैंने एक्सप्रेशन आपको दिखाया था, mvr = nh/2π अभी पीछे। तो बच्चों v आप यहाँ से निकालोगे तो m और r कहाँ चले जाएंगे, इसके अपॉन में, तो nh/2π mr। अब बच्चों ये h/r जो है, ये h/r हमने लिया पीछे से, त्रिज्या से आप इसका h/r निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये पूरी वैल्यू इसकी क्या होगी, पुट करने के बाद हमें ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी जगह हमने ये पुट करी तो उसके बाद हमें पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा v = 2πe² z/NH, ये इसका वेग के लिए फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों ये इनके फॉर्मूलेज थे, ये आप याद कर लें, पूछे जा सकते हैं, और मे भी न्यूमेरिकल आए इस पर, हम आपको कराएंगे, अगर आएंगे तो ज़रूर कराएंगे, अगर न्यूमेरिकल आते होंगे NCERT में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।